हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये आवधिक परीक्षा प्रथम फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट 2023-24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। सबसे पहले है खंड अ। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं लेती है और परिवार व समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेत में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। ग्रामीण समाज में सोच बदलने का वक्त आ गया है। महिलाओं की उन्नति के लिए गांव में कार्य किए जाने चाहिए। नारी सशक्तिकरण के इस वर्तमान दौर में महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई, अपितु समाज एवं परिवार की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने प्रारंभ हो गए हैं। आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, शिक्षा हो या रोजगार हो। सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए सरकार ने बहुत सारी योजनाओं जैसे लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। ओके, अभी प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि ग्रामीण महिलाओं को किस तरह का नागरिक माना जाता रहा है। तो ग्रामीण महिलाओं को वहाँ के लोगों की सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। दूसरे दर्जे का। महिलाओं की उन्नति के लिए अब कहाँ कार्य किया जाना चाहिए? गाँव में। गद्यांश के आधार पर बताइए कि वर्तमान में महिलाएं किसके बल पर आगे बढ़ रही हैं। वो स्वयं के बल पर आगे बढ़ रही हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि वर्तमान समय में महिलाओं के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। लाडली योजना, उड़ान भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उपरोक्त सभी घ विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। माना कि रंग है अपने देश में, है भेद बहुत रहन सहन भाषा वेश में, लेकिन सभी में अंतरंग ही विशेष है, मिले हुए हैं क्योंकि एक देश परिवेश है। देश के, प्रदेश के, परदेश के विचार का समय नहीं है मित्राज, रंग सको किसी तरह तो प्रेम शांति रंगों में रंगो, है कौन दूर कौन पास अपने देश में, है भारतीय आत्मा हर वेश में। प्रत्येक मुख से झलकता माँ का ही प्यार है, मध्यम चलने में देखो अजब बहार है। रोध का, विरोध का और प्रतिरोध का समय नहीं है मित्र आज, बुन सको किसी तरह तो शांति का वितान तुम बुनो। ओके, पहला प्रश्न है, आज मनुष्य के पास किस बात के लिए समय नहीं है? देश परदेश के विषय में सोचने का, किसी बात का रोध प्रतिरोध करने के लिए, स्वयं के विषय में सोचने के लिए, का और ख दोनों। तो एक तो समय नहीं है रोध का, प्रतिरोध का, विरोध का, और एक समय नहीं है देश, प्रदेश और परदेश के विचार का, यानी कि देश प्रदेश के बारे में सोचने का भी नहीं है, रोध प्रतिरोध का भी नहीं है। दोनों विकल्प सही है, इसमें घ सही होगा। कवि देशवासियों को किस में रंगना चाहता है? प्रेम शांति के रंग में, नफरत भाषा के रंग में, विविधता के रंग में। प्रेम शांति के रंग में रंगो, तो पहला विकल्प सही है। हर भारतीय के मुख से क्या झलकता है? अपनी भाषा का प्यार, माँ का प्यार, परदेश का प्यार, शांति का प्यार। प्रत्येक मुख से झलकता माँ का ही प्यार है। आगे कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में अनेकता में एकता पाई जाती है, सही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ये भी सही है। रहन सहन खान पान वेशभूषा भिन्न भिन्न है, ये भी सही है। यहाँ विविधताओं के बावजूद सबकी आत्मा अलग अलग है, आत्मा अलग अलग नहीं है, सब में समान आत्मा है, तो इसमें घा सही है, मतलब घा गलत है।
घ विकल्प सही होगा इसका। आगे है व्यवहारिक व्याकरण। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले है निम्न में से वाक्य रचना का कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प बताना है। मिश्र वाक्य, आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट लिया, बिल्कुल सही है। मिश्र वाक्य में एक मेन प्रधान उपवाक्य होता है और कुछ उस पर डिपेंडेंट आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो केक बांटा कब जब काट लिया, ये डिपेंडेंट है केक काटने पर। संयुक्त वाक्य, उसके पास घड़ी तो थी किंतु ठीक नहीं थी, ये भी संयुक्त है। 2 बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है और किंतु से जुड़े हुए हैं। उसके पास घड़ी थी और दूसरा वाक्य है कि घड़ी सही नहीं थी। सरल वाक्य, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, इसमें घर जाना और आदर सत्कार होना 2 चीज़ें हैं, तो ये सरल वाक्य नहीं है। इसमें तीसरा विकल्प सही है। आगे निम्न में से वाक्य रचना का कौन सा विकल्प गलत नहीं है। गलत नहीं मतलब सही पहचानना है आपको। सरल वाक्य, पिज़्ज़ा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, ये सरल नहीं है, मिश्र वाक्य है। पिज़्ज़ा खाना और चक्कर खाकर गिर पड़ना ये डिपेंडेंट है पिज़्ज़ा खाने पर। संयुक्त वाक्य, गुरुजी आए और भक्त शांत हो गई, यही सही है। ये सरल, इसमें 2 अलग अलग वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। गुरुजी का आना, गुरुजी आए, भक्त शांत हो गए और से इनको जोड़ा गया है। खा विकल्प सही है। उसे सामान लाना था इसीलिए बाजार गया, वाक्य को सरल उसमें आपको रूपांतरित करना है। ये मिश्र है, बाजार जाना सामान लाने पर डिपेंडेंट है। तो इसका सरल क्या होगा, बाजार जाते ही राम सामान लेकर घर आ गया, तो मीनिंग ही चेंज हो गया। जब बाजार जाएगा तब सामान लाएगा, बाजार वह सामान लाने के लिए बाजार गया, ग विकल्प सही है, ये सरल है। फिर से निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला वाक्य है। अच्छा, 2 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। सबसे पहले तो आपको वाक्य के भेद बताए गए हैं रचना के आधार पर, और दूसरा वाच्य के प्रश्न है। कृतवाच्य वाला वाक्य बताना है, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, यही है कृतवाच्य। कृतवाच्य में अगर आप जो करता है उसको बदल दें, पूरा वाक्य ही चेंज हो जाता है और मीनिंगफुल सेंटेंस रहता है। मैंने की जगह आप कुछ भी लिखेंगे, कोई भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द, तो भी ये वाक्य बिल्कुल सही रहेगा। जैसे सोहन ने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, राधा ने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, तो ये कृतवाच्य का है। बुलबुल द्वारा रात्रि बसेरा डाल पर किया जाता है। बुलबुल द्वारा, द्वारा तो जब भी आता है वो या तो कर्मवाच्य होगा या फिर भाववाच्य होगा। प्रश्न में हमसे कृतवाच्य पूछा था, ये नहीं है। अनेक पाठकों द्वारा, पुस्तकों द्वारा आ गया, इसमें भी सराहना की गई। दर्द के कारण उससे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। तो अच्छा, एक ही सही है इसमें, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाला वाक्य है। भाववाच्य, इतनी सर्दी में कैसे जा सकते हैं, अब क्या आप चले। दर्द के कारण वह चल नहीं सकती, बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जाता, ये है भाववाच्य वाला वाक्य। वह चल नहीं सकती और उससे चला नहीं जाता अगर होता तो फिर भाववाच्य होता। वह चल नहीं सकती है तो ये कृतवाच्य है। वह की जगह आप चेंज कर दें, राम से चला नहीं जाता, राम चल नहीं सकता सॉरी, यानी कि जो करता है उसमें बदलाव करते ही पूरा वाक्य बदल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। भाई साहब ने पतंग दी, इस वाक्य का सही कर्मवाच्य है। भाई साहब द्वारा पतंग दी गई, भाई साहब द्वारा पतंग दी जाएगी। अच्छा, जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दी जाएगी मतलब इसमें तो पूरा जो सेंस है सेंटेंस का वही चेंज कर दिया, इसमें पहला ही विकल्प सही है। भाई साहब के द्वारा पतंग दी गई, ये कर्मवाच्य है। ओके, अब आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को चले जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के पास ही पोखरे के ऊंचे मिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर से सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस कटकटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था।
उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बालगोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। ओके, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस माह का उल्लेख नहीं हुआ है? अश्विन, कार्तिक, माघ, फागुन। शायद अश्विन नहीं आया है, कार्तिक आया है, फागुन भी आया है और माघ भी आया है, अश्विन नहीं है। नेक्स्ट, बालगोविंद भगत गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते से आप क्या समझते हैं? जाड़े के कारण कांपने लगना, संगीत के आनंद में डूब जाना। आगे, बालगोविंद के विषय में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? वह सवेरे ही जगकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान के लिए जाते थे, सही है। गांव के पास पोखर के ऊंचे मिंडे पर बैठकर कबीर के पद गाते थे, ये भी सही है। बहुत अधिक सर्दी से उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर चल नहीं पाती थी, ये गलत है। लगातार उनकी उंगलियां चलती रहती थी। भगत पूरब की ओर मुंह किए काली कमली ओढ़कर बैठते, ये भी सही है। आगे है, पूरब में लोही लग गई, इसका क्या अर्थ है? पूरब से सूरज निकल गया था, नहीं मतलब थोड़ी जो सूरज के निकलने से पहले उसकी रोशनी से दिखाई देने लगती है आसमान में, वैसा हो गया था। पूरब दिशा में चांद खूब चमक रहा था, शुक्र के तारे की चमक आसमान में बढ़ रही थी। पूरब में सूरज निकलने से पहले लालिमा छा गई थी। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जावत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। ओके, गोपियों ने कृष्ण को किसके समान कहा है? उद्धव के समान, नंद के समान, हारिल पक्षी के समान। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ सोते जागते किसका ध्यान करती है? श्री कृष्ण का। निम्नलिखित में से निसी शब्द का सही अर्थ क्या है? निशा मतलब रात। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? हमारे हरि हारिल, हा जो वर्ण है 3 बार उसकी आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार। आगे खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यदि हालदार साहब को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनके मन में किस प्रकार का भाव आता? यदि हालदार साहब को कैप्टन की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा नहीं मिलता तो उनके मन में भाव आता कि वर्तमान समय में लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना नहीं रही। समाज में देशभक्ति तथा देशभक्त दोनों का स्थान उनके मन से सिमटता जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, बालगोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? बालगोविंद भगत के संगीत को जादू इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनका संगीत हर आयु वर्ग के लोगों पर समान रूप से असर करता था। उनका स्वर अचानक एक मधुर स्वर तरंग झंकृत सी हो उठती थी। उनके मधुर गान को सुनकर बच्चे झूमने लगते थे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ गुनगुना उठते थे। हलवाहों के पैर ताल से उठने से लगते थे और रोपनी करने वालों की अंगुलियां क्रम से चलने लगती थी। अगला प्रश्न है, भगत जी की पतोहू किन कारणों से अपने भाई के साथ जाने को तैयार नहीं हुई? भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई और नहीं था, इसीलिए वह अपने भाई के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, जो अस्थिर बुद्धि हो, जिनका मन चंचल हो। योग की शिक्षा तो उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके मन प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके हैं। उनके लिए योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के व्यंग्यमय शब्दों से परशुराम के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं अभिव्यक्त हुई?
सो वो वीर थे, क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी, अहंकारी, क्षत्रिय कुल के विरोधी और कठोर कटुवाणी बोलने वाले। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ को जब भी साथी बालकों की टोलियां दिखाई देती है तो उनका खेलना कूदना देखकर वह गुरुजी की डांट फटकार तथा अपना सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर, भय और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं रही। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। आगे, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? उनकी माताजी उसे किस प्रकार भोजन खिलाया करती थी? भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ की माँ अलग अलग पक्षियों का नाम लेकर दही चावल से पक्षियों की आकृति बनाकर बड़े बड़े कोर को भोलानाथ के मुंह में डालती और बोलती, जल्दी खा ले नहीं तो यह पक्षी उड़ जाएंगे। और भोलानाथ पक्षियों के उड़ने से पहले ही खाना खा लेता था। नेक्स्ट है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। जंक फूड, कुछ संकेत बिंदु दिए हैं। जंक फूड क्या है? युवा पीढ़ी और जंक फूड खाने के दुष्परिणाम। या फिर आप इंटरनेट की दुनिया पर लिख सकते हैं। इंटरनेट का तात्पर्य सूचना का मुख्य साधन, लाभ और हानि। या फिर स्वच्छ भारत अभियान, आरंभ और उद्देश्य, छात्रों और सरकारी कर्मचारियों का सहयोग, जनसाधारण को प्रेरित करना, वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ावा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 10वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।